ओके, चलिए स्टार्ट करें। बोलो बच्चों, बोलो हाँ या ना। ओके, लेट्स गो। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रिकॉर्डिंग शुरू केलं। ओके, हर हर महादेव मित्रों। ऐसे कौन हर हर महादेव बोलता है? थोड़ा जोश में। हर हर महादेव मित्रों। जय बात, बहुत बढ़िया। सो वी आर इन द सीए फाउंडेशन लॉ। मेरा नाम है दर्शन खरे। मैंने सीए सीएस कंप्लीट किया है, बीकॉम भी किया है। सब फालतूगिरी बाजू में, पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले मैं इस बैच के बारे में कुछ डायरेक्शंस दूंगा। एडिशनली आपकी कौन सी चीजों से प्रॉब्लम है और आपने अभी तक कौन सी चीजें फेस की है, उनके सॉल्यूशंस मैं यहां पे दूंगा। और उसके बाद में आज हम पहले 2-3 लेक्चर बेस की तरफ लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके पहले बहुत सारे बच्चे मुझसे ना पढ़े हो। ऐसा भी हो सकता है अगर आप इसके पहले एकत्वम से पढ़े हो तो ऐसे केसेस में एसएम सर ने आपको स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप पढ़ाया है। ये बैच 100% मैं ही कवर कर रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप टिल कंपनी एलएलपी निगोशिएबल। और इस बार 100 मार्क का लॉ है। तो पहले जो 50% बचती थी, अभी वो 100% बचेगी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एंड 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर इसके पहले 50 मार्क का ही क्या हाल करता था, यू नो दैट, ठीक है। तो इस बार 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर, पर हमको यह देखना है कि इस बार लॉ अपनी ना बजा पाए, अपन ने लॉ की बजानी है। इफ वी कैन क्रिएट दिस इन दिस बैच, इन नेक्स्ट ऑल द लेक्चर्स, वी विल द हैप्पीएस्ट पीपल अमॉन्ग एंटायर इंडिया। डाउट है तुम्हें? तो बोलो हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। क्लास के कुछ रूल्स है, कृपया उसको अच्छे से याद रखेंगे अपन, ठीक है। पहले वो मैं मेंशन कर दूं क्योंकि क्लास बहुत स्मूथली चलती रहे। रूल नंबर 1, पूछो क्या? क्लास 5:30 बजे शार्प शुरू हो जाएगी, ठीक है। कोई भी लेट आता है 5 मिनट के लिए बाहर खड़े रहिएगा जब तक कंसेप्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि आने वाला शाहरुख खान होता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता किसी शाहरुख खान की वजह से किसी का कंसेप्ट डाइल्यूट हो जाए। उसमें भी कोई ऐश्वर्या राय आ गई तो हो गया काम। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? रूल नंबर 2, थ्योरी पेपर है पर मैं थ्योरी जैसा नहीं पढ़ाता, मैं इसको प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं। प्रैक्टिकल केस स्टडीज, प्रैक्टिकल सिनारियोस। तो ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट को थ्योरी एंगल से देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। वी विल मेक इट अटमोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। रूल नंबर 3, मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो मुझे उसके ऊपर रिप्लाई चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ऐसे दोगे? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? आपके बहुत सारे कनेक्शंस के अंदर कुछ लोग ब्लू टिक नो रिप्लाई में होंगे, उसमें से मुझे मत रखिए, ठीक है। ब्लू टिक आया मतलब रिप्लाई आना चाहिए। समझ में आया पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। तो क्लास इंटरएक्टिव रही है, नहीं तो शाम का समय है, भूख तुम्हें ऑलरेडी लगी रहती है, थके तुम दिन भर से हो, तुम्हारी वाट अलग से लगेगी, बदले में मेरी तो डबल लगेगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को कृपया याद रखिए। नेक्स्ट वाली चीज, क्लास के लिए एक 200 पेजेस का बुक बनाइएगा, जिस 200 पेजेस के अंदर आपको स्पेसिफिकली सभी सेक्शंस के आंसर राइटिंग पॉइंट्स, साथ में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें हो सकती है। आप चाहिए तो 2 रजिस्टर भी बना सकते हो, गौर से सुनिएगा, 2 रजिस्टर भी बना सकते हो। एक आप कंसेप्ट रजिस्टर, चार्ट रजिस्टर बनाइए जिसके अंदर सभी चार्ट्स आएंगे, और एक आप बना सकते हो दैट इज आंसर राइटिंग रजिस्टर, ठीक है। दूसरी बात, यह क्लास में पढ़ाने के हिसाब से सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूं, यह क्लास में कुछ इस कदर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेली 5:30 से 7 बजे तक के आपका रेगुलर लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम नॉलेज और कंटेंट को देखेंगे। ऑब्वियसली नॉलेज को भी देखेंगे, क्योंकि नॉलेज बिकम्स अ गुड बेस टू रिटेन द प्रोविजंस। अगर आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से रिटेन करने हैं तो आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज और लॉजिक यही वो चीजें हैं जो लॉ के अंदर आपको रिटेंशन पावर देगा। अगर आपने कभी इसके पहले इसको इग्नोर किया होगा, इट्स ओके। इसके बाद में अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो ये चीज नहीं चलने वाली। हमारी क्लास ये बैलेंस्ड अप्रोच के ऊपर रहने वाली है। कौन से अप्रोच के ऊपर? बैलेंस्ड। टीचिंग मेथड वाइज वी विल गो फॉर द नॉलेज एंड लॉजिक, दोनों चीजें। पर एग्जाम में नॉलेज और लॉजिक की वजह से मार्क्स नहीं मिलते, राइट? बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा नो। एग्जाम में नॉलेज और लॉजिक की वजह से मार्क्स नहीं मिलते, एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं दूसरा अप्रोच, राइटिंग की वजह से। कौन सी वजह से? राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप हो सकता है इसके पहले बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है पढ़ा हो। मैं कुछ नया कंटेंट एज सच नहीं पढ़ा सकता उसमें,
पर उसको लिखना कैसे है यह मैं जरूर बोल सकता हूं। और इस वजह से हम इस बार नियरली 1 मार्च से 5:30 से 7 की क्लास के बाद शाम को 7 से 8 एक्स्ट्रा टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंडक्ट करने वाले हैं। इफ यू फील लाइक कि आपको लॉ के आंसर्स बहुत अच्छे से लिखते आने चाहिए तो आप मेरे साथ 7 से 8 बजे बैठ सकते हो। अगर आपको लेट होता है घर पे, आप घर पे जाके ये सेशन अटेंड कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहे तब देख सकते हो। बट इफ प्रोबेबली पॉसिबल स्टे विथ मी हियर एट 7 to 8 o'clock, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके राइटिंग में कभी कोई दिक्कत हो। दर्शन खरे कितना भारी, लेक्चर नंबर 1 पहले 10 मिनट मैं खुद ही बोल दूं, दर्शन खरे कितना भारी पढ़ाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो 3 घंटे के अंदर आप आंसर नहीं लिख सकते तो। यहां आओगे 1.5 घंटा लेक्चर देखोगे, ताली बजाओगे, आह क्या मस्त पढ़ाता है टीचर, कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मेरे पढ़ाने से आपका फायदा तब है और आपका आउटपुट तब है जब सही तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो तो मैं ये समझता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ये पूरे प्रोसेस का कोई भी फल नहीं है। फिर कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर फिर राइटिंग के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया पहले 1.5 घंटा नॉलेज एंड लॉजिक, बाद का 1 घंटा राइटिंग। सो कृपया ये चीज को याद रखिएगा, हम राइटिंग की वजह से कभी नॉलेज और लॉजिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम कभी नॉलेज और लॉजिक की वजह से राइटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक समय दिया है। आप फेस टू फेस बैठ के कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। आप घर जाके करना चाहते हो, इट्स ओके। आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो, इट्स ओके। बट किसी ना किसी एंगल से 7 से 8 बजे का जो सेशन है वो कृपया अटेंड करें। राइटिंग इज अ की जो आपको बचाए रहेगा, और खास करके तब जब 100 मार्क्स का लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? जोर से बोले एक बार यस और नो। अगर तुम 2.5 घंटा ये डेडिकेटेडली मुझे दोगे तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आपके पास होने का जिम्मेदारी मेरा। अगर डेडिकेटेडली 2.5 घंटा मेरा है तो जिम्मेदारी मेरा। उसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, विल डिसाइड योर एग्रीगेट एंड एग्जम्पशन। 40 तक के तो मैं तुमको लेके छोड़ दूंगा कि आ गया भाई बॉर्डर, चल यहां पे गायब हो जा। उसके बाद तुम 50 कैसे लेके आते हो या 60 कैसे लेके आते हो, दैट इज योर स्किल्स। ठीक है, ये मैं डे 1 को पहले ही 15 मिनट में डिक्लेयर कर रहा हूं, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग द सेम प्रोसेस एट सीए इंटर लेवल फ्रॉम लास्ट 7 years और वहां के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहां पे 50 मार्क का लॉ होने की वजह से मुझे फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, पर अब 100 मार्क का है तो मेरे पास पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और पूरा समय। सो दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्टे ट्यून्ड विथ मी। सिंपल चीज है, प्रोसेस डिसाइडेड है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो डिसाइडेड है, फॉर्मेट डिसाइडेड है। इट इज जस्ट पुट द मेहनत, गेट द रिजल्ट। एक बार सब जन बोलेंगे क्या बोलना है? पुट द मेहनत, गेट द रिजल्ट। सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ सिस्टम में उतरना है। आप सिस्टम में उतर गए, आप खुद ही मेरे को 2-3 महीने बाद लेक्चर खत्म होने के बाद बोल दोगे कि सर लॉ का मेरे को टेंशन ही नहीं है। एंड वी विल क्रिएट दैट सिचुएशन। वी विल मेक लॉ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट फॉर सीए फाउंडेशन, फॉर स्पेसिफिकली ऑल ऑफ यू गाइज जो इस लेक्चर को देख रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार सुनो। पर मुझे 2.5 घंटा चाहिए। ठीक है, आप ये बोलोगे कि सर मैं 1.5 घंटा लेक्चर देख रहा हूं, 1 घंटा में आंसर राइटिंग खुद का मैनेज कर लूंगा। यू हैव फ्रीडम, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, एंजॉय। ठीक है, इसके पहले भी आपके पास फ्रीडम था। इज इट? तो फ्रीडम, किसी की आजादी अपने लिए आतंक ना बन जाए। समझ में आ रहा है? आजादी है तब तक ठीक है, वो आजादी आतंक बन रही है तो बहुत मुश्किल वाली बात है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार यस और नो। ये चीज को कृपया बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। सर आपको नहीं लगता पहली 15 मिनट में आके आप बहुत बजा रहे हो? 100 मार्क्स का लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना। सो आर यू गाइस रेडी? बोलो यस और नो। बहुत बेसिक चीजें से शुरू करेंगे। मैं लॉ कुछ इस प्रकार से अभी पढ़ाऊंगा जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है। विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं ये समझ रहा हूं तुमको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो तुमने भी ये मानना है कि तुमको कुछ नहीं आता। डाउन द लाइन हो सकता है एक लेक्चर के अंदर ये प्रूव हो जाएगा कि तुमको सच में कुछ नहीं आता। क्लियर है कंसेप्ट? सी, इट्स नॉट अबाउट द टीचर। इसके पहले जो टीचर आपको पढ़ाते थे, इवन एसएम सर भी जो आपको पढ़ाते थे, उनका एक्सपीरियंस मेरे एज से भी ज्यादा है भाई। तो वो जो पढ़ाते हैं वो एब्सोल्युटली सही है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये है ही नहीं। इट्स अबाउट योर मिस्टेक्स। वो आदमी सही काम करके गया है, या जिन्होंने भी इसके पहले तुमको लॉ पढ़ाया है वो हर टीचर बहुत अच्छा काम करके गया है। मिस्टेक हमेशा अपने अंदर रहती है।
लाइफ में कभी भी कोई ऐसा एडवर्स सिचुएशन हो, मेरे केस में भी हो, तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि मिस्टेक मैं खुद के अंदर ढूंढूं. इट्स नेवर अबाउट समवन एल्स, इट्स ऑलवेज अबाउट अस, कि मेरी गलती है, मैंने किया है. जब तक ये चीज एब्सॉर्ब नहीं होगी तब तक के तुम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. इट इज वेरी सिंपल रूल. इफ यू पुट अ बर्डन ऑफ द मिस्टेक ऑन समवन एल्स, you also have to put a positive result on someone else. अगर आप बर्डन किसी के ऊपर पुट कर रहे हो तो रिजल्ट भी उसी के ऊपर पुट करना पड़ेगा. अगर आप बर्डन खुद पे ले रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट का क्रेडिट लेने की हिम्मत और ताकत आपके अंदर आएगी. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार ये सुनो. तो ये चीज को बहुत गौर से याद रखिएगा. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार ये सुनो. चल नाउ सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार सिलेबस जाने वाला है, एज इट इज अ न्यू सिलेबस. एंड साथ साथ में हम ये समझ लेंगे कि हमारी क्लास किस प्रकार से चलेगी, क्योंकि हमको बहुत सारे बिल्टअप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. आपका पार्टिसिपेशन उसके अंदर लगेगा, बिकॉज विदाउट योर पार्टिसिपेशन इट इज क्वाइट अ इम्पॉसिबल टास्क टू अचीव गुड रिजल्ट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर. नो चलिए शुरू करते हैं. फोकस करना अच्छे तरीके से. किसी की कोई क्वेरी है तो कृपया वो पूछ सकता है अभी के अभी, इमीडिएटली. प्लीज आस्क मी एनी क्वेरी गाइस. बिल्कुल नहीं? ओके तो आज हम बहुत बेसिक चीजों से साथ में जाएंगे. हम पढ़ेंगे बेसिकली लॉ ये वर्ड का ही मतलब क्या होता है, या लॉ ये चीज का ही मतलब क्या होता है. अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ, लॉ पढ़ने में कोई सेंस ही नहीं है. इज इट? बोलो हाँ या ना. चलो आ जाइए, फोकस कीजिएगा बोर्ड के ऊपर तो समझ में आएगा. रेडी? सो वी आर गोइंग विद द वेरी बेसिक्स ऑफ द लॉ. कृपया बुक ओपन कीजिए, रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालिएगा सब लोग. पहले चैप्टर का नाम, अच्छा लॉ की बुक सेपरेट करना प्लीज. मैं देख रहा हूं आधे अधूरे बच्चे आधे अधूरे रजिस्टर के अंदर आधा अधूरा लॉ लिखने वाले हैं. लेट मी वार्न यू, अगर अभी आप लिख रहे हो इट्स ओके, प्लीज कल से एक सेपरेट रजिस्टर डेडिकेटेड, इतना तो डिजर्व करता है ना 100 मार्क का सब्जेक्ट. अरे बोलो हाँ है ना? दर्शन करेगा ठीक है, पर सब्जेक्ट 100 मार्क का है तो इतना तो डिजर्व करता है कि एक रजिस्टर लो आप इसके लिए. अरे हाँ या ना? रुमाल किधर गया मेरा? ओके ठीक है, हेडिंग डालिए बेसिक्स ऑफ लॉ. मैं एक सेकंड में हैंकी लेके आया मेरा. इसी से काम चला ले. अच्छा आर यू गाइस रेडी? ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ लॉ आपने लिख देना है. ठीक है? वी आर गोइंग फॉर द सिलेबस. वी आर गोइंग फॉर, केवल एक बार सिलेबस. प्लीज टेल मी कितने मार्क का सब्जेक्ट है? वापस बोलो. ओके इट्स 100 मार्क्स. मुझे बताओ कौन कौन से लॉज है आपको? प्लीज टेल मी. ओके किसी को आइडिया कंप्लीट? गाइस ओके लिखिएगा. कैटेगरीज ऑफ लॉ जो आपको एप्लीकेबल है वो 3 है गाइस. कितने कैटेगरीज है बोले एक बार जो से? 3. सबसे पहले आपको जो लॉज एप्लीकेबल है वो है बिजनेस लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिजनेस लॉज. सेकेंड वन आर कॉर्पोरेट लॉज. Second one are corporate laws, and third one are financial laws. Financial laws. ये 3 कैटेगरी में आपके लॉज डिवाइड किए गए हैं. सब जन लिख रहे हैं साथ साथ में, बोलो हाँ या ना? एवरीबडी यस और नो? बिजनेस लॉज की अगर हम बहुत अच्छे तरीके से बात करें लाइव स्ट्रीम में भी, कृपया सब जन मेरे साथ साथ नोटिंग करेंगे.
आप लाइव स्ट्रीम में बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि इग्नोरेंस होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस लॉज हमको 3 अप्लीकेबल है, यू कैन राइट 3 नेम्स। कौन कौन से हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं सफिशिएंट नाम ही लिख रहा हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ईयर कौन सा है बोले एक बार? 1872। सेकेंड वन कौन सा वाला? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ईयर कौन सा है बच्चों? एवरीबडी प्लीज टेल मी। 1930। एंड थर्ड वन पार्टनरशिप एक्ट, थर्ड वन पार्टनरशिप एक्ट, ईयर कौन सा है पार्टनरशिप एक्ट का? 1932। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोलो सर। नो, दीज आर बिजनेस लॉज। सेकेंड वन जो हमको पढ़ने हैं, क्या नाम है बच्चों बोलो एक बार? कॉर्पोरेट लॉ। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट गाइस? व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट? कंपनी ओनली? ओके, लेट मी टेल यू। अभी एक चीज को मैं डिफाइन कर दूं। कॉर्पोरेट लॉ में 4 लोग आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ड में 4 लोग आते हैं। एक बार सब जन बोलेंगे, कॉर्पोरेट वर्ड में कितने लोग आते हैं? 4। मेरे साथ 4 दिखाइए सब लोग। लाइव स्ट्रीम में भी सबने 4 दिखाना है, मेरे को दिख रहा है, ठीक है। फोकस, येलो टी शर्ट पिंक टॉप। सो 4, सबसे पहला कंपनी, बोलो गिनते हुए बोलो, जोर से बोलो गिनते हुए। एलएलपी, कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वापस से एक बार, क्या क्या? कंपनी, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन। सबको समझ में आ रहा है? सबका एग्जांपल दूंगा। कंपनी, टीसीएस, इंफोसिस, स्टॉक मार्केट के ऊपर जितने कंपनीज आप देखते हो वो कंपनीज है। एलएलपी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का ही एडवांस वर्जन विद द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। थर्ड वन कॉर्पोरेशंस, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल्सो कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स। एंड फोर्थ वन इंस्टीट्यूशंस, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से भी आपने सुना होगा, बोलो हाँ या ना, इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में कितने लोग आते हैं? वापस से एक बार सब लोग बोलेंगे, क्या क्या बोले एक बार? कंपनी, एलएलपी, कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है कंसेप्ट? तो हमें क्या चारों के लॉज एप्लीकेबल है? नहीं, हमें इसमें से 2 बॉडीज के लॉज एप्लीकेबल है, ठीक है। दैट इज, पहला कौन सा एक्ट है आपका? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरा लॉ हमको जो एप्लीकेबल है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट दैट इज ईयर कौन सा है? 2008। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 2 कॉर्पोरेट लॉज हमको एप्लीकेबल है। कितने कॉर्पोरेट लॉज एप्लीकेबल है? 2। कब सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी यस और नो। फिर हमें एप्लीकेबल है फाइनेंशियल लॉज। कौन से लॉज बोले एक बार? से फाइनेंशियल। नाउ इसे फाइनेंशियल लॉज भी आप कह सकते हो, आप इसको करेंसी या इंस्ट्रूमेंटल लॉज भी आप इसको कह सकते हो। यू कैन कॉल देम एज अ करेंसी लॉज और इंस्ट्रूमेंटल लॉज, क्योंकि फाइनेंशियल लॉज में बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं बच्चों। थोड़ा सा स्लो जाएंगे, गौर से सुनिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉज आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको फाइनेंशियल लॉज समझने और सुनने ही पड़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल लूंगा, आप मुझे बताइएगा कि ये फाइनेंशियल लॉज है या नहीं है। एनिमल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ, क्या ये फाइनेंशियल लॉ है? जोर से बोलो। नहीं, फाइनेंस से इसका कोई लेन देन नहीं। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, क्या ये फाइनेंशियल लॉ है? इसका भी कोई लेन देन नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैन बी अ फाइनेंशियल लॉ। इनकम टैक्स एक्ट कैन बी अ फाइनेंशियल लॉ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कैन बी अ फाइनेंशियल लॉ। बोलो हाँ है ना। उसी प्रकार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या बोले एक बार उसे? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज ऑल्सो फाइनेंशियल लॉ। सो आपको एक ही फाइनेंशियल लॉ बेसिकली एप्लीकेबल है जिसका नाम है निगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसका ईयर है 1881, जिसका ईयर है 1881, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोलो यस और नो। सो ये 5 लॉज आपको एप्लीकेबल है। सर इसका वेटेज बता दीजिए ना, मतलब अभी डिसाइड कर ले कौन सा ऑप्शन में छोड़ना है। इज इट ओके? मैं आपको एक चीज बोलूं, चलेगा? सबको सुनोगे 2 मिनट के लिए? जोर से बोलो हाँ है ना। खास करके थ्योरी पेपर में, खास करके, जोर से बोलो, खास करके थ्योरी पेपर में 10 मार्क शगुन के कट्टे हैं। बोलो हाँ है ना। एवरीबडी प्लीज टेल मी, खास करके थ्योरी पेपर में 10 मार्क शगुन के कट्टे। सबको पता है ये तुम्हारा हैंड राइटिंग, स्पेलिंग्स, और उस मामले में मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं। मेरा भी हैंड राइटिंग बहुत खतरनाक है और स्पेलिंग तो माशाअल्लाह। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश। यू विल कम टू नो कि मेरे स्पेलिंग बहुत जबरदस्त है। आई एम सो क्रिएटिव कि मैं एक ही वर्ड 4 तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना। टू टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, तुम्हारे 10 मार्क शगुन के कट्टे हैं। काय के कट्टे हैं? शगुन के। अब जब 100 में से 10 मार्क शगुन के कटने वाले हैं तो पेपर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 90 हो गया। पेपर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 90 हो गया ना। मतलब तुम 100 मार्क का लिखोगे तो भी 10 मार्क कटेंगे, 100 मार्क का पूरा एक्यूरेट लिखोगे तो भी 10 मार्क कटेंगे। अब आप सोचो, इसमें से अगर आपने कोई टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा तो और 10-15 मार्क का मान दे। बोलो हाँ है ना। मतलब जो 90 का पेपर है वो 75 पे आया। मतलब तुमने अगर कोई टॉपिक सच में ऑप्शन में छोड़ा ना तो तुम्हारा पेपर स्ट्रेट अवे आउट ऑफ 75 ही हो जाएगा। और जिसका पेपर ही 75 मार्क्स का होगा वो 40 भी कैसे लाएगा? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो नॉर्मली हाफ मार्किंग ही करता है अगर हम कंसीडर करें तो। एंड दैट इज द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन इन द थ्योरी पेपर। सबसे वर्स्ट सिचुएशन यही होता है। बच्चा क्या करता है? मैं एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ेगा, बच्चों ये चैप्टर पे फोकस करेगा। दिस वर्क्स इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा ये वर्क नहीं करता, दिस वर्क्स इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट मार्क मिलते हैं। अगर आप 50 मार्क 100 मार्क का पेपर है, उसमें से एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ो तो 90 में से तुम कभी भी 70 लेके आ सकते हो अगर तुमने बच्चों ये सभी चैप्टर परफेक्टली किए तो। समझो तुमने 90 मार्क का सिलेबस परफेक्टली किया है तो प्रैक्टिकल पेपर में तुम 90 में से 70, 75, 80 तक के भी लेके आ सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पर थ्योरी में अगर तुमने 100 मार्क्स का भी पेपर लिखा तो 10 शगुन के कटने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते ही है, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते ही है, जो देख के भी आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे सिलेबस का भी नहीं लग रहा, या तो ये मेरे स्ट्रीम का भी नहीं लग रहा, ये क्या ये का ही सवाल है। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर 10 मार्क शगुन के कट रहे हैं और 10 मार्क आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने वाला है और एक चैप्टर तुम छोड़ के जाने वाले हो, मतलब 10 + 10 20 + 15 35, तो पेपर तुमने कितना का परफेक्टली लिखा? 65। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑप्ट कितने का करोगे। ऑप्ट तुम तो इतने टैलेंटेड हो कि 100 मार्क का वैसे ही ऑप्ट करके आ जाओगे, मेरे को मालूम है, बट तुम परफेक्टली कितना लिख के आओगे? जोर से बोलो, कितने का लिखोगे? अगर तुमने कुछ ऑप्शन में छोड़ा तो तुम सिर्फ 65 मार्क्स का पेपर परफेक्टली लिख के आओगे। नाउ टेल मी, कौन है रे जिसको 65 में से 45-50 एग्रीगेट कंफर्म मिलने वाला है तुम में से? एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो तुम थ्योरी में खुद क्रिएट कर सकते हो खुद के हाथों से, कि भाई तुमने किसी चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ा। सो नेवर स्टार्ट समथिंग ऑन रॉन्ग फुटिंग्स। हम पढ़ेंगे, 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, 5 चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। 5 पढ़ने के बाद भी एग्जाम में ऐसा सिचुएशन होगा कि 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं आता होगा, उनके हम 10-15 मार्क रिस्क में लेके चलेंगे। 10 मार्क हम थ्योरी पेपर ही इसके लिए रिस्क में लेके चलेंगे, वो 20 मार्क रिस्क के छोड़े तो हमारे 80 में से कोई भी मार्क्स रिस्क के नहीं होने चाहिए। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम 60 या 70 तक पहुंच सकते हैं। सो अगर आप स्टीरियोटाइप बना के आए हो कि सर एक चैप्टर तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं छोड़ूंगा, कौन? LLP, क्योंकि लास्ट टाइम भी छोड़ा था,
So don't leave anything in the option in theory paper, not only for law but also for economics. थेरी पेपर है, 100% प्रिपेयर करना, ये गार्ड मान लो सीए फाइनल तक। सीए फाइनल तक तुम्हारा ये रूल होना चाहिए कि इफ इट इज अ थेरी पेपर आई हैव टू डू इट 100%, क्योंकि आपके शगुन के मार्क्स कटने वाले हैं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सुनाई नहीं दे रहा? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, ये सुनो। नीचे रूल लिखिए, स्टार मार्क। लिखना, मिनिमम 10 to 15% मार्क्स थ्योरी पेपर में, मिनिमम 10 to 15% मार्क्स, मिनिमम 10 to 15% मार्क्स ऑफ थ्योरी पेपर, minimum 10 to 15% marks of the theory paper are deducted because of language, spellings, handwriting, etc. Because of language, spellings, handwriting, etc. Language, spellings, handwriting, etc. So automatically there will be lower score. Automatically there will be a lower score. Automatically there will be a lower score. Full stop. Point number 2. Additionally, if you leave any chapter in the option, you will tend to lose 15 to 20 marks. You will tend to lose 15 to 20 marks for such a chapter, which put more burden on remaining questions, to get more marks, लिख लिया सबने? पॉइंट नंबर 3. Additionally there will be two questions for which you may have prepared, but it will seem like out of syllabus. So further it will take a toll of near to 8 to 10 marks. Full stop. लिख लिया सबने? बच्चों बोलो हाँ या ना? एवरीबडी इज क्लियर? एंड इसका पूरा सिनॉप्सिस है कि कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का नहीं है। इसी के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वन ऑफ द वेरी इसेंशियल चैप्टर जो ये तीनों के लिए बेस करके काम करेगा। पूछो कौन सा? जोर से पूछो कौन सा? द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब इंडिया के लॉज कैसे चलते हैं,
इसके ऊपर भी आपको एक चैप्टर दिया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। हालांकि इसको चैप्टर नंबर 1 बोलना चाहिए, एक तो आप इसको चैप्टर नंबर 0 बोलो, नहीं तो आप इसको चैप्टर नंबर 6 बोलो। किसी भी लॉ को पढ़ने के पहले आपने उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जानना चाहिए, और ये थैंक गॉड इंस्टीट्यूट ने बेटर लेट देन नेवर कंसिडर करते हुए आपके सिलेबस में डाला है, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कंसेप्ट समझ में आया? इसको भी कृपया ऐड कर दीजिएगा। दिस इज योर चैप्टर नंबर 0, जहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको स्ट्रेट अवे इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल ओपन करके दिखा दूं कि किस प्रकार से आपका सिलेबस डिसाइड किया है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपका बोर्ड के ऊपर ध्यान है बच्चों सबका? बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी इज अटेंटिव, बोलो यस और नो। बोर्ड के ऊपर देख सकते हो चैप्टर नंबर 1, जिसको हम चैप्टर 0 बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बेस चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बोले एक बार, जो से बेस, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे तो सेंटेंस शब्द साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? In this chapter, student will be familiarized with some of the major regulators and the laws which are enforced by them. यहां पे एक वर्ड बड़ा काम का है, कौन सा? कैन यू टेल मी कौन सा वर्ड बच्चों? कौन सा वर्ड बहुत काम का है? रेगुलेटर्स। ये वर्ड दिख रहा है आपको, रेगुलेटर्स? मार्क क्यों नहीं हो रहा है इसको? ठीक है फाइन, रेगुलेटर्स वर्ड दिख रहा है, बोलो यस और नो। सो रेगुलेटर्स वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटर्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेगुलेटर्स? प्लीज टेल मी। एग्जाम्पल ले, गाड़ी चलाते हो सब लोग? सब चलाते हो? लाइसेंस है? सर है सर, वो व्हीकल ट्रेनिंग टेस्ट देने के लिए गया था आरटीओ में, 4 बार तो पुलिस को ही गाड़ी ठोक दी। चलो लाइसेंस हो या ना हो, गाड़ी चलाते हैं सब जन? ट्रैफिक पे सिग्नल पे खड़े रहते हो? बोलो हाँ है ना? ट्रैफिक सिग्नल पता है ना? इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल का मीनिंग बहुत अलग होता है। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू लेट्स गो। बोलो हाँ है ना? तो ये जो रेड सिग्नल पे हमने सेंटेंस बोला कि इफ देयर इज नो मामू लेट्स गो, तो ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस ना रहे तो सरे आम दिन दहाड़े, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला मैं, सरे आम दिन दहाड़े ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक लॉ का मर्डर होता है, वो भी कम से कम 5-10 बार। बोलो हाँ या ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि सिग्नल पे पुलिस नहीं था। ये इतना क्रूशियल है कि सिग्नल पे पुलिस है पर वो पान टपरी पे खड़ा है, तो भी तुम हिम्मत करके बोलो ऐसा नो। तो जो ट्रैफिक पुलिस है ना, फॉर दैट सिग्नल ही इज कॉल्ड एज रेगुलेटर। फॉर दैट सिग्नल ही इज कॉल्ड एज रेगुलेटर। पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे इंडिया के लिए अगर हम ट्रैफिक लॉ की बात करें, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की, तो आरटीओ, कौन? आरटीओ। आरटीओ का लॉन्ग फॉर्म पता है सर? वो नाम रीजनल रिलीजियस। क्या होता है आरटीओ का लॉन्ग फॉर्म? सर कुछ तो भी रोड है। लाइसेंस है? अभी है? सर होमवर्क ये क्लास में नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? सो आरटीओ इज अ अथॉरिटी फॉर एंटायर इंडिया एज अ रेगुलेटर। एक और एग्जाम्पल, आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी हर्षद मेहता। आदरणीय परम पूजनीय घोटाला केसरी, बोलो हर्षद मेहता। इन्होंने स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कर दिया, इनको पेनल्टी लगाई सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। बोलो हाँ है ना? तो सेबी इज अ रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। कौन से मार्केट बोले एक बार? फाइनेंशियल। इंश्योरेंस मार्केट के अंदर कौन रेगुलेटर होगा? जोर से बोलो, आप बोलो अभी, कौन होगा? आईआरडीए। बैंकिंग के अंदर कौन रेगुलेटर होगा? आर। हो गया, समझ गए आप? बस यही चैप्टर है।
कि अथॉरिटी कौन है और उनके लॉज क्या है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इज इट वेरी क्लियर? हर एक का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देके जाऊंगा आज, ठीक है। दूसरा लॉ तुम्हारा फेवरेट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मिस्टर ए सोल्ड व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी। काय को मालूम नहीं, वो कब से घोड़े बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। सो दिस इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉज। नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसके लिए लॉज है। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांसफर लॉ। मुझे एक बात बताओ, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है? बोलो हाँ है ना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉ है या नहीं है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई लॉ है? नो सर। यस सर। सर 5:30 बज गए सर, घर कब जाऊंगा। इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लॉज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, द टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। उसी प्रकार मूवेबल प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सा लॉ है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एक्ट। दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इज पार्टनरशिप लॉ। दो या दो से ज्यादा लोग, एक कॉमन ऑब्जेक्ट। एफसी रोड की बात नहीं कर रहा मैं कि 4 दोस्त जमा हो गए, 1 कॉमन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो देयर इज अ बिजनेस एक्यूमेन फॉर द पार्टनरशिप एक्ट एंड बिजनेस एक्यूमेन इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। उसके कैरेक्टर में देखेंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ऑब्वियसली पार्टनरशिप लॉ विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर ना ही घुसो अभी तो बेटर है। नेक्स्ट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके बारे में आपने फाउंडेशन में अकाउंटिंग एंट्री हो सकता है किए हो या हो सकता है करने वाले हो। बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल फ्रॉम जो भी बंदा है। ये किया है क्या आपने कि नहीं किया है? किया है ना। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंट क्रेडिट, फिर बिल का डिस्काउंटिंग बैंक के साथ में। ऐसे भूत जैसे किया है नहीं किया है? नहीं किया तो नहीं किया, इट्स ओके। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपन वो भी पढ़ा देंगे जीवन के अंदर कि डेबिट क्रेडिट क्या करने का है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना। आप सिर्फ ये बताओ कि क्या पढ़ाने का है, दैट्स इट। ये पढ़ा है क्या अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का? उसको भी ले लेंगे अपन साथ साथ में। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बाद में आपका सिलेबस हो जाता है खत्म। और फिर उन्होंने बोला है, टाटा नहीं भी, टाटा कहां से आया बीच में? अब उन्होंने दिया है 100 मार्क्स के बिजनेस लॉज। हालांकि उन्होंने पेपर 2 को पूरा 100 मार्क्स बिजनेस लॉ ही बोला है, बट एक्चुअली दीज आर नॉट ऑल बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज मेन 3 ही है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। 2 कॉर्पोरेट लॉज है, कंपनी एलएलपी, और एक फाइनेंशियल लॉ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये कुछ भी बोले, इंस्टीट्यूट मटेरियल ऐसी ही बनाती है जिसमें 10 से 20% एरर्स ही होते हैं। मैं आपको दिन दहाड़े दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने उसका पूरा का पूरा सिलेबस बोला है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। काई को ही बोला, ऊपर वाले जो लिखा था और नीचे जो लिखा है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पैराग्राफ बना के छोड़ दिए हैं। और फिर उन्होंने उसके बाद में प्रोसेस शुरू किया है कि सिलेबस वाइज आपके इसमें क्या क्या चीजें है। सिलेबस समझ में आया है सबको? अरे बोलो हाँ या ना। सिलेबस के बारे में आइडिया क्लियर है सबको? चलो अब मैं पढ़ाना शुरू करूं कंटेंट वाइज। आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक के साथ। अच्छा, अप्रोच ये सही है आपके लिए? मुझे प्लीज बोलिएगा। शॉल आई टीच यू फ्रॉम कि आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता? सब में सिलेबस समय पे खत्म होगा, वो जिम्मेदारी मेरा, ठीक है। तुम पढ़ना क्या है ये देखो सिर्फ। क्या ऐसा पढ़ाऊं कि 0 से तुमको कुछ नहीं पता लॉ के बारे में, या ऐसा पढ़ाऊं कि चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म आगे? हाँ इज इट? सो लॉ पढ़ते हैं बकायदा, अच्छे से पढ़ते हैं। इज इट वेरी क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से। थक गए हो क्या सब लोग? कितने बजे से क्लास शुरू हुई तुम्हारी? 12:30 से? बहुत बढ़िया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। पहली बात, सीरियस होकर मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता, ठीक है।
क्योंकि मैं सीरियस होऊंगा, तुम सोओगे, तुम सोओगे तो उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। तो अच्छे से हंसते हंसते पढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जिंदगी में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा याद आती है या याद करने की इच्छा होती है? जिस मेमोरी में तुम सबसे ज्यादा हंसे हो या जिस मेमोरी में सबसे ज्यादा रोए हो? इसमें भी कंफ्यूजन है। मेरे को लगता है कुछ पहले और पढ़ाना चाहिए तुमको। बोलो कौन सी मेमोरी याद करना चाहते हो, जिसमें सबसे ज्यादा हंसे हो या रोए हो? ऑफ कोर्स हंसे है, तो विल क्रिएट अ हैप्पी मेमोरीज, जिसको याद करने की इच्छा हो तो याद रहेगी। ठीक है। किसी के अगर ब्रेकअप वगैरह हुए हैं, याद करना चाहते हो तुम? हाय सर दिल तोड़ गई। ठीक है, सो अच्छे मेमोरीज क्रिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? एनीवन कैन शेयर विथ मी व्हाट इज लॉ? क्या होता है लॉ? 100 मार्क का सब्जेक्ट है। लॉ ही नहीं मालूम हमको, तो कैसे पढ़ेंगे अपन जीवन में? मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सारे बच्चे बिना लॉ ये वर्ड का मीनिंग जाने पढ़ लेते। सो टेल मी व्हाट इज लॉ? हाँ, रूल्स एंड गाइडलाइंस। रूल्स एंड गाइडलाइंस आर लॉ? इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। अच्छा, माइट बी। मैं थोड़ा क्वेश्चन रिफ्रेश करता हूं। मैं जब पूछता हूं व्हाट इज लॉ, आई डोंट मीन टू आस्क यू व्हाट इज लॉ, आई मीन टू आस्क यू व्हाई लॉ। मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको डिसीज पूछ रहा हूं कि क्यों लॉ, लॉ काय को, व्हाई लॉ। मुझे बताओ, रूल्स और गाइडलाइंस ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है? सब जन बोलो, डिसीज है या ट्रीटमेंट है? आई वॉन्ट टू आस्क यू डिसीज कि क्यों रूल्स एंड गाइडलाइंस? जी बेटा बोलो। हाँ, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। एग्जाम्पल? लेक्चर देखा इसके पहले, पहला वाला, उसके जो आ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल? मर्डर? मतलब इतना भी सीवियर नहीं करना था, बट ठीक है, गुड एग्जाम्पल। डायरेक्ट मर्डर, थोड़ा सा बीच में चोरी चकारी, ठीक है, मर्डर। ठीक है, मर्डर हुआ तो क्या हुआ? मर्डर हुआ, इट्स ओके। मैं आपको एक खास बात बताऊं, इंडिया में मर्डर के लिए फांसी की सजा है। इंडिया में। जरूरी है कि बाहर के देश में मर्डर के लिए फांसी की सजा हो? एक देश है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग लुंग, वो कटोरा कट वाला। आपको पता है वो लोगों को सरेआम उड़ा डालता है। उसने डिक्लेयर कर दिया था जब कोविड निकला था ना, कोविड का वेव, और ऐसा था कि पूरी दुनिया में कोविड फैलेगा, किम जोंग उंग ने डिक्लेयर कर दिया हमारे यहां कोविड हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा कैसे? बोले मैंने डिक्लेयर कर दिया जिसको कोविड हुआ उसको मैं मार दूंगा। एंड ही डिड दैट। दे गॉट 10 केसेस ऑफ द कोविड, धाड़ 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 गायब, नो कोविड एट ऑल। ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। अब भाई ने बोला मर्डर की वजह से लॉ बनता है, नॉर्थ कोरिया में नहीं तो बना, इंडिया में ही बन रही। बोलो। और ऐसे इंडिया में सीवियर सिचुएशन भी है, दिल फेक आशिक, दिल जले, दिन दहाड़े लड़कियों का मर्डर करते, वेरी अब्यूजिव एंड रॉन्ग थिंग। ऑब्वियसली इस चीज के लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए एंड बड़ा कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। तो एक एंगल से यह भी लगता है लॉ होना चाहिए, एक एंगल से यह भी लगता है कि लॉ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बॉर्डर के ऊपर सोल्जर्स एक दूसरे को मारते हैं, एक एंगल से देखा जाए तो मर्डर ही तो है। सो दफा 302 के तहत जितने भी सब दुनिया के पूरे सोल्जर, दुनिया के सबको सजा मिलनी चाहिए। फिर वाई मर्डर? क्या होता है मर्डर से? सर मर्डर से तो फिलहाल हमको सिर्फ मूवी याद आ रही है एक, बोलो। एनीवन मोर? व्हाट इज लॉ? क्यों चाहिए लॉ?
देखो ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है ना, तो क्या तो पढ़ेंगे रे अपन कि क्यों चाहिए लॉ, मालूम ही नहीं क्यों आया, पढ़ रहे जबरदस्ती। मेरे को बात, क्यों पढ़ रहे तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सर मार्क्स मिल रहे हैं, ये छोड़ के कोई बेटर रीजन है तुम्हारे पास? किसी ने कभी इस एंगल से सोचा नहीं यार, फ्यूचर में कंसल्टेंसी दूंगा तो प्रोबेबली लोगों के प्रॉब्लम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के सॉल्व कर सकता हूं, इसलिए तुमको ट्रेन किया जा रहा है ना। इंस्टीट्यूट ने एवी तो सिलेबस नहीं बनाया, मतलब 20-30% बनाया है, बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने एवी तो सिलेबस नहीं बनाया। सो टेल मी भाई लॉ, क्यों लॉ चाहिए? अच्छा ऐसा है क्या कि इंडिया में, आपको पता है लाखों सालों से इंसान इस धरती पे रह रहा है, लाखों सालों से, और दुनिया में सबसे पहला लॉ कुछ 1600 सदी में बना होगा या उससे भी पहले, जब इजिप्टिशियन संस्कृति थी। कोड ऑफ हम्मुराबी इज द फर्स्ट लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड विच इज डिकोडेड वन, जिसके मैन्यूस्क्रिप्ट अवेलेबल है। इजिप्त राजाओं महाराजाओं ने खुद के सोसाइटीज को रेगुलेट करने के लिए कोड ऑफ हम्मुराबी बनाया। वो भी पिछले 5-6 हजार साल का, 5-6 हजार भी बहुत बोल दिया, 500-600 सालों का डेवलपमेंट होगा। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, लाखों साल से रह रहे हैं, चलो 1000-2000 साल ले लो, 1000-2000 साल पहले पहला लॉ आया, तो लाखों सालों से हम कर क्या रहे थे? मतलब तब कोई लॉ नहीं था, तो आया क्यों? अच्छा ये भी सोचो, इतना सोच ही रहे हो तो पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग ही कर दे। गाड़ी चलाने के लिए लॉ है, पर दिन की रोजमर्रा की कितनी एक्टिविटीज ऐसी है जिसके लिए कोई लॉ नहीं है? ब्रश करना, नो लॉ, करना है करो वरना मत करो, तुम्हारी मर्जी। अरे नहाना, देयर इज नो लॉ। बेस्ट फ्रेंड को देखो खुद के, बोले ये सुनो, घर के बाहर पैदल चलते वक्त, पैदल चलने के लिए कोई लॉ नहीं है कि मॉर्निंग वॉक एक्ट 2023, इवनिंग वॉक एक्ट 2050, सुना कभी तुमने ऐसा? चलने के लिए लॉ नहीं है, तुम गाड़ी पे बैठ गए, गेम ओवर, लॉ लगना शुरू। बोलो हाँ या ना? तो क्यों ब्रश के लिए लॉ नहीं है? क्यों नहाने के लिए क्यों लॉ नहीं है? खाना खाने के लिए भी लॉ नहीं है भाई। राइट हैंड से खा, लेफ्ट हैंड से खा, पूरा घुमा के आ। यू सी सम साउथ इंडियन पीपल स्टिल ईट लाइक दिस, कि ऐसा 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 मस्त गोला कर दो, तो साइज देख के समझ में नहीं आता अंदर जाएगा या नहीं। मैं खाने की बात कर रहा, नालायक को। 2-4 लोग सो प्लीज फोकस, टेल मी व्हाई लॉ? सुनना चाहोगे? जी जी हाँ। सोसाइटी में सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे दूसरों को गलत तरीके से अफेक्ट हो। बोलो हाँ है ना? कि सोसाइटी को सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले और किसी को कुछ गलत ना लगे। बोलो हाँ है ना? व्हाट अबाउट रिजर्वेशन लॉज? ना ना, मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, यू आर गिविंग द राइट आंसर, आई जस्ट वांट टू क्लियर योर लॉजिक। अभी रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गया, व्हाट अबाउट रिजर्वेशन लॉज? व्हाट अबाउट इनकम टैक्स लॉज? जो 1 करोड़ के आसपास कमा रहा है, 37% सरचार्ज में टैक्स पे कर रहा है, 37% ऑफ इनकम, मतलब बिना कुछ किए 37% तुम्हारे इनकम के गवर्नमेंट तुम्हारी पार्टनर है। मेहनत करो तुम, अंडा खाए फकीर। अरे बोलो हाँ या ना? जो गरीब है 7 लाख तक के, कोई इनकम टैक्स ही नहीं है, और जो कमा रहा है, अभिषेक सर, ऋषभ सर, एसएम सर, जीबी सर, मनीष सर, ये जो लोग करोड़ों में, मैं ऑफिस बॉय है रे, तो ये जो लोग, ये भी भाड़े से लाया मैंने सूट, फर्स्ट डे है इसलिए। सो मुझे बताओ, ये जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, काय में कमा रहे हैं? करोड़ों में। ये 37% से टैक्स पे कर रहे हैं। जो 7 लाख तक के कमा रहा है वो कोई टैक्स नहीं कर रहा। तुम खुद की तरफ देखो, तुमने टैक्स के नाम से 1 पैसा भी नहीं किया आज तक। सर मेरे पापा करते हैं, तूने क्या किया? हैव यू डन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इनकम टैक्स? पर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उस हर रोड का इस्तेमाल तुम कर रहे हो, हम जो टैक्स पे कर रहे हो उस हर इलेक्ट्रिसिटी का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हम जो डैम के लिए पैसा एज अ टैक्स पे किए उस डैम का इस्तेमाल तुम कर रहे हो, वाटर
अटल सेतु, आर यू यूजिंग द सेम? बोलो हाँ है ना, एवरीबडी यस और नो। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, व्हाई लॉ? सिर्फ एक बार का बोल दो, जीवन में खत्म करो बात को, बहुत बेइज्जती होगी। सुनिएगा बहुत गौर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक छोटा सा एग्जांपल लेते। हम स्टोन एज से दौड़ते या चलते आ रहे हैं, हा गया भाला। हम स्टोन एज से दौड़ते या चलते आ रहे हैं, तब कोई लॉ नहीं था, ना ब्रश करने के लिए लॉ है, ना नहाने के लिए लॉ है, ना घर से पैर रखने के लिए बाहर लॉ है। बोलो हाँ है ना, कोई लॉ नहीं है सर। आगे हमने गाड़ियां यूज करना शुरू किया। आपने ये बात नोटिस करना कि कभी भी घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी जब हम यूज करते थे ना, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, तभी भी कोई लॉ नहीं था, क्योंकि घोड़े को और बैल को खुद का दिमाग होता है। आपने कभी हार्डली देखा होगा कि एक घोड़ा गाड़ी भागते भागते आई, दूसरे घोड़ा गाड़ी से भिड़ गई। इट विल नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन। पर जब लोगों ने दूसरी गाड़ियां यूज करना शुरू किया, और दूसरी गाड़ियां यूज करके जब लोगों के अटेंशन डाइवर्ट होना शुरू हुए इधर उधर, जैसे भाई एफसी रोड पे गाड़ी लेके निकल गया, नाम बोलो, तनेश गाड़ी लेके निकला है एफसी रोड पे, गाड़ी चलाना कम, नजारे देखने ज्यादा। अरे इतने भी गुस्से में, इतने गौर से देखने की जरूरत नहीं है। हां, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सब लोग बहुत अच्छे से जवाब दीजिए, क्या एक्सीडेंट्स होंगे? बोलो हाँ या ना। क्या ट्रैफिक जाम्स होंगे? और जब ये नजर आया कि भाई साहब लोगों की गलतियों की वजह से, अब ये तो जस्ट एग्जांपल है फालतू सा कि तुम नजारे देख रहे हो, देयर माइट बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट। ये तो सिर्फ तुमको समझ में आया इसलिए बोला मैंने। एक्चुअल डिफॉल्ट ओवर स्पीडिंग, एक्चुअल डिफॉल्ट सिग्नल ब्रेकिंग, एक्चुअल डिफॉल्ट नो एंट्री में घुसना, एक्चुअल डिफॉल्ट फुटपाथ पर से गाड़ी चलाना। कोई सलमान खान को याद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा एक्सीडेंट के वजह से टाइम लॉस होता है, लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं, ट्रैफिक जाम के वजह से हमारा टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तुम्हें शायद नहीं पता, पर ट्रैफिक के जितने रूल्स रेगुलेशन, इवन तुम्हारा लाइसेंस, सभी सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस, ये सब की सब चीजें इस एक्ट में डिफाइन की गई है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। मैं ये लॉ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर इसका एग्जांपल मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं गाइस, सो दैट यू शुड नो। ये एक लौता ऐसा लॉ है जिसके साथ में तुम डे इन डे आउट चल चुके हो, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस, कि ये लॉ है जो तुम्हारे रोजमर्रा की एक्टिविटी में तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो और शायद तुमको अब तक नहीं पता। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा सोच के बताओ, पहले इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट आया होगा या पहले ट्रैफिक जाम्स हुए होंगे? सोच के बोलेगा, पहले इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट आया, पहले ट्रैफिक जाम्स हुए? पहले इंडियन मोटर के व्हीकल एक्ट आया, पहले एक्सीडेंट्स हुए? तो पहले जब ट्रैफिक जाम हुए, पहले जब एक्सीडेंट हुए, तब जाके हमको समझ में आया नहीं अभी इस लॉ की जरूरत है। तो याद रखिएगा एक सेंटेंस, और वो भी हमेशा के लिए, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। जोर से बोलो। पार्लियामेंट के पास बहुत समय है इसलिए कभी लॉ नहीं बनता बेटा, सिचुएशन लॉ डिमांड करती है इसलिए बनता है। मैं इसके और भी एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आपको पता है तो एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, सुना है सबने? 1984 में, आप पैदा होने के पहले, मैं पैदा होने के भी 3-4 साल पहले, 1984 में भोपाल में मिथिल आइसोसाइनाइड नाम का सब्सटेंस गैस फॉर्म में रिलीज हुआ था। नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी उसके ऊपर एक सीरीज भी आया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर। एक मिथिल आइसोसाइनाइड नाम का सब्सटेंस रिलीज हुआ था गैसेस फॉर्म में। मिथिल आइसोसाइनाइड इज सच ए पॉइजनस सब्सटेंस कि उसके अंदर एक पिन डुबोई जाए, पिन, और तुमको ऐसी टोची जाए, टुचुक, तुम अगले 2 मिनट में मर जाओगे। इट इज दैट पॉइजनस। और ऐसा सब्सटेंस गैस फॉर्म में भोपाल में लीक हुआ। लेट मी टेल यू, रातों रात 3000 लोग मर गए। वहां से लेके अभी तक 15 से 20 हजार लोग
परमानेंटली डिसेबल हुए, 50 से 70 हजार लोग टेम्पररी डिसेबल हुए, 5 लाख लोग चपेट में आए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के। यह ट्रेजेडी जिस कंपनी की वजह से हुआ, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और डायरेक्टर का नाम था वॉरेन एंडरसन। यह बंदा, जब भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर चार्जेस प्रेस किए 700 करोड़ रुपए के फाइन के 1985 में। यह बंदा बिना एक पैसा दिया पॉलिटिशियंस की साठगांठ के साथ में मिलके देश से भाग गया और आज तक के हम 700 करोड़ रुपए का भोपाल के विक्टिम्स का फाइन इस बंदे से कलेक्ट नहीं कर पाए। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन बोलना चाहूंगा, आज भी 20 मेट्रिक टन जितना मिथिल आइसोसाइनाइड भोपाल के जमीन के नीचे दफन है, उसी फैक्ट्री के नीचे, यूनियन कार्बाइड कंपनी के फैक्ट्री के नीचे, वो फैक्ट्री सीज कर दी गई है, उसके नीचे अभी भी 20 मेट्रिक टन जितना मिथिल आइसोसाइनाइड वहां दफन है। और इतने साल होने के वजह से वो धीरे धीरे उस लैंड में लीक हो रहा है, जो लीक हो होके भोपाल के वाटर सोर्सेस में लीक होते होते अभी भी लोगों को डैमेज कर रहा है। बट स्टिल वी हैवंट रिसीव्ड अ सिंगल पेनी अगेंस्ट सच अ डिजास्टर। अगर मैं ये कहता हूं कि टेररिस्ट बॉम्ब लास्ट की वजह से 300 लोग मरते हैं, तो ये टेररिज्म का बाप है, क्योंकि एक रात में 3000 मरे थे और तब से लेके आज तक 5 लाख लोग इसके चपेट में आए हैं। तो इट इज नियरली 15 to 20 टाइम्स ऑफ वन टेररिस्ट एक्टिविटी। क्या इसको पेनलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस हिसाब से तो भाई वॉरेन एंडरसन जो था उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। अगर तुम 300-400 लोगों को मारने के लिए कसाब को फांसी दे सकते हो तो इसको भी तो होना ही चाहिए था ना। बोलो हां या ना, एवरीबडी यस और नो। आप देखना 2-3 दिसंबर 1984 का हादसा है और एक्ट देखना, लॉ देखना कब आया है। लॉ आया है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। सिचुएशन पहले हो गया, लॉ बाद में आया। और लॉ के नाम में भी वर्डिंग क्या है, ऐसा नहीं प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम नाम लिखा है। मतलब भाई वॉरेन एंडरसन से जो हमारे कंपेंसेशन के क्लेम्स है वो प्रोसेस करके पैसा कैसा निकाले, इसका लॉ बनाया गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? तो मुझे बताओ, सिचुएशन पहले आई या लॉ पहले आया? जोर से बोलो, सिचुएशन पहले आई या लॉ पहले आया? सिचुएशन, फिर लॉ आया। एक और एग्जांपल, डाउरी, हुंडा। हुंडा पता है सबको, डाउरी। अभी भी कितने तो भी वीडियोस इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, देखे होंगे शायद आपने, कि खड़े शादी के अंदर नोटों की गड्डियां ट्रांसफर की जा रही है वधु पक्ष से वर पक्ष की तरफ। आपको पता है अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, पर कुछ चीजें अंग्रेज अच्छी भी छोड़ के गए थे हमारे लिए, जो रहनी चाहिए थी। पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो हमको बहुत अच्छा देके गए। दूसरी चीज सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट्स, जो वो बहुत अच्छा हमको देके गए। और तीसरी चीज जो अंग्रेज हमको बहुत अच्छा देके गए, दैट इज ट्रीटिंग वुमन इक्वली एज कंपेयर्ड टू मेन एंड रिस्पेक्टिंग वुमन। फिजियोलॉजिकली ऑब्वियसली दोनों के कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस अलग है, पर अंग्रेज जब इंडिया से गए तो वो खुद के साथ वुमन को दिया जाने वाला रिस्पेक्ट का सिस्टम भी लेके चले गए। और हमारी सिस्टम तो मुगलों के आक्रमणों से लेके अंग्रेजों ने देश छोड़ने तक के पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी थी। जो हम एंशिएंट इंडिया में औरतों को लक्ष्मी देवी वगैरह ट्रीट करते थे, वो तो सब मुगल और अंग्रेजों के आक्रमण में खत्म हो गया था। सो इंडिया नेवर हैड अ सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिस्पेक्ट अ वुमन or at least treat a woman equally with the men, and that is why 1947 से लेके 1960s तक इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक वुमन अब्यूज, वुमन फिटिसाइड, वुमन अनएजुकेशन, ऐसे प्रॉब्लम फेस किए गए नियरली 12 से 13 साल तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1960 में लॉ बनाना पड़ा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन। पहला प्रहार किया गया डाउरी के ऊपर, हुंडा। 1961 में फर्स्ट टाइम डाउरी के लिए लॉ बनाया गया। मुझे एक बार बताओ, क्या डाउरी 1961 में इन्वेंट हुआ करे? कितने 100, 200, 500 सालों से इंडिया में डाउरी चल रहा है। आपने पुराने मूवीज देखे होंगे, अगर जोधा अकबर, बाहुबली, तो जब एक प्रिंस एक प्रिंसेस से शादी करता था तो प्रिंसेस के घर वाले उसके साथ में दहेज में क्या क्या भेजते थे कि भैया ये खंडी भर के सोना, वो खंडी भर के चांदी, 10-15 हाथी, 50-60 घोड़े।
10-20 लोग भी दहेज में चल जाते थे, लोग भी दहेज में जा रहे हैं सीरियसली। और ये सिस्टम था, और वो दास दासियां भी खुशी खुशी चल जाते थे। अरे वाह, दीदी के साथ जाना है, अरे बुलाती है। ये सिस्टम चल रही थी, बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताइए सिंपली, क्या ये सिस्टम सही थी? इसलिए 1961 में डाउरी लॉ आया। डाउरी सिचुएशन पहले था या लॉ पहले था? जोर से बोलो, सिचुएशन पहले था या लॉ पहले था? सिचुएशन पहले था। एक और एग्जांपल, लास्ट वाला। ये फोटो देखा है? नहीं देखा है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अजमल कसाब, सुना है सबने? बोलो हाँ है ना। ये फोटो देखा है? ये बरोबर देखा होगा तुमने। संजय दत्त, आपको पता है संजय दत्त को 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, इंडिया में जो 7 सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इंक्लूडिंग द बॉम्ब ब्लास्ट एट द दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास, जिसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 7 दिन तक बंद था, उसके ट्रायल के लिए संजय दत्त के ऊपर टेररिज्म एक्टिविटी के आरोप लगाए गए थे। यू नो दिस? जिसके अंदर उसको टेररिज्म के चार्जेस तो नहीं लगे, पर उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के अंदर चार्जेस लगे, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनको सेल्फ डिफेंस में AK-47 की जरूरत थी। सेल्फ डिफेंस में क्या? AK-47। क्यों रिवॉल्वर वगैरह नहीं मिलती? लाइसेंस लेके मिलती है ना। और आप तो सेलिब्रिटी थे, कोई आपको मना भी नहीं करता था। आपके फादर भी सेलिब्रिटी थे, उनको भी कोई मना नहीं करता था। कल जाके ये लड़की बोली कि सेल्फ डिफेंस में मेरे को 5 ग्रेनेड चाहिए। मेरे को लड़के लोग बहुत छेड़ते हैं, एक आधा छेड़े ना तो क्या दे दिए जानी चाहिए? तो डू यू थिंक दैट सेल्फ डिफेंस में AK-47 वर्क्स? बट अब इंडिया सिस्टम है जिसमें उनको 5 साल की सजा हुई, जिसमें से 3.5 साल के तक के वो पेरोल के ऊपर ही बाहर थे। होली, दिवाली, दशहरा सब टाइम घर पे ही थे। बचा हुआ टाइम जेल में आते थे, 5 फोटो खिंचवाते थे, घर पे चले जाते थे। आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट में चार्ज किया गया। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त इंडिया में एक लॉ था, टाडा, टेररिज्म डिसरप्टिव एक्टिविटीज। और वो इतना कमजोर लॉ था 1985 का टाडा कि उसके अंदर टेररिस्ट को फांसी, ये बहुत दूर की बात, कैदे बा मुशक्कत उम्र कैद भी बोलना बहुत मुश्किल था। वो ये बोलते थे कि टेररिस्ट को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया जाए, कि गलती तो किसी से भी एक बार हो सकती है। और इससे हम टेररिज्म को पीछे नहीं बढ़ावा ही दे रहे थे कि एक गलती करके देख, 500 लोगों को मार के देख, और फिर हम उसको छोड़ देते थे। 1985 के टाडा से लेके 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 95 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 96 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 98 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2000 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, फिर भी गवर्नमेंट ने एक भी बार लॉ चेंज नहीं किया, एक भी बार नहीं, जैसा का वैसा टाडा। फिर एक मस्त काम हुआ, 2001 में पार्लियामेंट में ही बम फट गया। तो इनकी पटके हाथ में आई, अरे यहां तक पहुंच गए, बाजू में फटा दे। तो इन्होंने इमरजेंसी, सोचो 2001 में पार्लियामेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होना और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी आना, जिसके अंदर टेररिस्ट को बिना कोई सवाल पूछे सीधा फांसी पे चढ़ाया जाता है। क्या कोइंसिडेंस है? कह रहे मतलब लोग मर रहे, उनकी जान की कीमत नहीं है। पार्लियामेंट में एक बम फटा जिसमें कोई नहीं मरा, जाने चाहिए थे कम से कम 5-10। बोलो हाँ या ना। और उन्होंने लॉ बना दिया खुद के प्रोटेक्शन के लिए कि नहीं यहां तक पहुंच गए, अब तो बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ, पार्लियामेंट का बॉम्ब ब्लास्ट पहले हुआ या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी पहले आया? पार्लियामेंट का बॉम्ब ब्लास्ट पहले हुआ। बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स इस सबसे हम एक चीज प्रूव कर सकते हैं, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सिचुएशन है तो लॉ है, सिचुएशन खत्म, लॉ खत्म। कल जाके हमने पाकिस्तान को पेल दिया, उसका नक्शा ही मैप पर से हटा दिया, वर्ल्ड मैप पर से, एंड पाकिस्तान बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एक्ट की तुमको जरूरत पड़ेगी? बिकॉज देर इज नो सिचुएशन, देर इज नो लॉ।
बोलो हाँ या ना? दिस इज व्हाई द लॉज आर मेड, क्योंकि सिचुएशन लॉ का डिमांड करती है। सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोलो एक बार ये सुनो। एज दीस आर द बेसिक्स, तो मैं मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे। कंटेंट में वी विल गो इनटू कंटेंट, तब सब हम कंटेंट ही पढ़ेंगे, पर उसके पहले मुझे तुम्हारे दिमाग में एक नींव बनानी है, एक बेस, कि जिस बेस को हम कुछ ऐसा बनाए कि इसके ऊपर कितने भी ऊंची बिल्डिंग बनाए वो हिलनी नहीं चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। इज इट वेरी क्लियर गाइस? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुक के अंदर। What is law and why it is required? What is law and why it is required? What is law and why it is required? नीचे आंसर। The law is made out of damaging situations. The law is made out of damaging situations. Damaging situations to protect the public. To protect the public. To protect the public. Full stop. Point number 2. For safety of the people. For safety of the people. It is essential. For safety of the people, it is essential to develop the law. For safety of the people, it is essential to develop the law which can reduce or eradicate. It is important to develop the law which can reduce or eradicate such a damage, which can reduce or eradicate such a damage. Full stop. Next point. Unless and until the situation is existing, unless and until the situation is existing, situation is existing, the law will prevail. The law will prevail. Unless and until the situation is existing, the law will prevail. जब तक situation है तब तक law है. Few examples of it are as follows. The law will prevail. Few examples of it are as follows. कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, ये कृपया सिर्फ नाम लिख के रखिए, ये आपके काम में आएंगे, ठीक है? सिर्फ नाम नाम लिख रहे हैं, गो फॉर इट फास्ट। पॉइंट नंबर ए बी सी करके 3 नाम तो भी लिख के रखिए, 3 या 4। ये नाम लिख लिया सबने? सेकंड वाला डाउरी प्रोहिबिशन, ये वाला बी में। लिख लिया सबने? आई एम चेंजिंग द सेम। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला भी नाम लिख के रखिए। लिख लिया सबने? लास्ट वन ये लिखना हो गया, बोलो हाँ है ना? लास्ट वन इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। तो 4 आपके एग्जांपल्स हो गए कि सिचुएशन डिमांड्स द लॉ।
लिख लिया बच्चों सबने? बोलो हाँ है ना? पक्का हो गया है सबका? बढ़ते हैं आगे। ये चीज होने के बाद में अब मैं कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करना चाहूंगा जिसके बेसिस पे लॉ बनता है। आर यू गाइस रेडी? ब्लू टिक नो रिप्लाई। आर यू गाइस रेडी? बहुत बढ़िया, शानदार। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? ऐसे कौन से फैक्टर जिसके ऊपर लॉ बेस करता है? कैन यू टेल मी? कहना इसे सबसे पहले सेफ्टी, अभी अभी लिखा ना, बोलो हाँ है ना? सो लॉ हमेशा लोगों को सेफ करने के लिए रखा जाता है, हमेशा लोगों को। कैसे सेफ्टी? टेररिज्म से, बॉम्ब ब्लास्ट से, कोई भी डैमेजिंग चीजों से। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, लॉ सिर्फ सेफ्टी देता है? करे सिर्फ सेफ्टी देता है? पनिशमेंट तो सेफ्टी का ही पार्ट है ना। आप पनिश करोगे तो लोग सेफ रहेंगे, बोलो हाँ है ना? पर मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट सुना है? जीएसटी सुना है? इंडिया नॉर्मली जितना इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्ट करता है, बहुत गौर से सुनना, कुछ लोगों की बैटरी इन्वर्टर पे लग गई है, ठीक है? मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। कुछ तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे जैसे पहली दिन मैंने किडनी मांग ली हो। प्लीज फोकस, ठीक है? और बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना मैं 7 बजे के पहले तुमको छोड़ूंगा। 4 मिनट ज्यादा ही होंगे, एक कम नहीं हो सकता। कहां फंस गया मैं? फोकस प्लीज, ठीक है? सो हम जब इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी की बात करते हैं, इंडिया में जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उस रेवेन्यू का सबसे पहला पोर्शन इंडियन डिफेंस के लिए यूज होता है। काय के लिए यूज होता है? बोले एक बार, इंडियन डिफेंस। और इंडियन डिफेंस के लिए पोर्शन यूज करने के बाद बचा हुआ पोर्शन आपके रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, इन चीजों के लिए यूज होता है। मुझे बताओ, आपको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ये सेफ्टी देते हैं या बेनिफिट देते हैं? डैम्स आपको सेफ्टी देते हैं, बेनिफिट देते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन आपको सेफ्टी देता है या बेनिफिट देता है? मित्रों, इस बार पंत प्रधान ने 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना? और 3 करोड़ घरों तक के शौचालय पहुंचाएंगे। अरे हाँ है ना? तो ये आपकी सेफ्टी के लिए, बेनिफिट के लिए? बोलो ये सर, नो? एंड दैट इज व्हाई सेकंड पैरामीटर फॉर द लॉ इज बेनिफिट। पर कृपया याद रखें, कृपया, बेनिफिट बिना सेफ्टी का कोई काम का नहीं है। बेनिफिट तब जब लोग सेफ है। तो लॉ में हर बार सबसे पहले क्या लिखा रहेगा? सेफ्टी। और सेफ्टी के बाद क्या लिखा रहेगा? बेनिफिट। बेनिफिट जैसे एयरपोर्ट्स, बेनिफिट जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, एक्सेट्रा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो हाँ या ना? चलो, सेफ्टी हो गया, बेनिफिट हो गया। पर मुझे एक बात बताओ, ये सेफ्टी, ये बेनिफिट आपके कॉस्ट के ऊपर आपको मिलना चाहिए या किसी और के कॉस्ट के ऊपर? मतलब तुम्हारे पैसे से तुमको सेफ्टी बेनिफिट मिलना चाहिए कि किसी और के पैसों से? खुद के पैसों से, बोलो हाँ है ना? सो देयर इज वन हिडन प्रिंसिपल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, आपके कॉस्ट पे। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? मेरे सुस्त रत्नो, एक बार जरा दम लगा के बोलते हैं, सर क्या करूं, जिंदगी में पिछले आधे घंटे से 5 मिनट ही खत्म हुए हैं। ध्यान दो, आई नो शेड्यूल थोड़ा सा इवनिंग वाला है, इट्स ओके। और लॉ सबसे एंड में है, सो इंटरेस्टिंग, बट यू हैव टू स्टे विथ मी, ठीक है? सो मुझे बोलो, मैं जो बोल रहा हूं मेरे पीछे, हमको सेफ्टी मिले, हमको बेनिफिट मिले, पर हमारे कॉस्ट पे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और सबसे आखिरी चीज, हर लॉ ये इथिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोले एक बार? इथिकल। हालांकि कभी किसी लॉ में लिखा नहीं जाता, जैसे तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता कि सेक्शन नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस लॉ इज वेरी इथिकल। ये हिडन है, ये अज्यूम्ड है कि लॉ बना है मतलब इथिकल है। वैसे व्हाट डू मीन बाय इथिक्स? व्हाट इज इथिक्स? बोलो सर, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन सर।
बोलो व्हाट इज एथिक्स? एग्जाम्पल बताओ, सुनोगे? जोर से बोलो सर नो। तुम फाउंडेशन पास हो गए, समझो हो ही गए, चकचक के इतना पॉजिटिव चीज बोल रहा हूं जीवन में, चाक चुक करना है, बोलो हो गए, बहुत बढ़िया। सो तुम फाउंडेशन पास हो गए और तुम पार्टी करने के लिए निकल गए, कुछ ऐसी, और तुम पार्टी में डांस करना शुरू कर दिया आजू बाजू के लोगों के साथ। ये तुम्हारा डांस है। और जब तुम डांस कर रहे थे, तुम बहुत जोर से डांस कर रहे थे क्योंकि तुम तो पास हो चुके हो। तो एक बंदा दूर बैठा था ऐसा काउंटर पे, और वो तुमको गुस्से से देख रहा था। कैसे देख रहा था? तुमने सोचा मेरी तरफ देख रहा है, पीपल विल कीप लुकिंग, फाउंडेशन पास, बोलो हाँ है ना। तो तुमने और जोर से डांस किया, तो उसको और गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद वो अपने चेयर से उठा, उसने एक बोतल उठाई, वो बोतल उसने फोड़ी, तुम्हारा डांस स्लो हो गया। फिर वो फूटी हुई बोतल लेके आंखों में अंगारे लिए उसने तुम्हारी तरफ भागना शुरू किया, तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया। मुझे एक बात बताओ, रीजन पता हो या ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? ये नडने भिड़ने का टाइम है क्या? दिमाग का यूज करने का, अपोजिट डायरेक्शन में भागने का। तुम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तुम आगे वो पीछे तुम आगे, टू मच फन। 4-5 पूरे होटल पब के राउंड लगा लिए तुमने, फिर तुमको समझ में आया मैं क्यों भाग रहा हूं। फिर तुमने 2 बोतल उठाई, तुमने दोनों फोड़ी, तुम उसके तरफ पलटे और तुमने उसको बोला आ। 2 सिचुएशंस। कितने सिचुएशंस? 2। पहले सिचुएशन में उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था और तुमको बहुत मजा आ रहा था, इसलिए उसने तुम्हारा मर्डर कर दिया। सिर पे बोतल फोड़ी, पेट में डाली, तुम्हारा क्या कर दिया? मर्डर, क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा था। मुझे बताओ इथिकल है या अनइथिकल है? तुम तो मर चुके हो, तुमको तो पूछ के फायदा नहीं। आजू बाजू वाले लोगों को पूछो कि भाई इसने मेरे को मजे मजे में मारा, इथिकल है या अनइथिकल है? तो लोग भी क्या बोलेंगे? बोले एक बार अनइथिकल। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। वही पहले केस का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ और तुमने सेल्फ डिफेंस में, उसने एक बोतल मारने के पहले उसको 2 बोतल दे मारी। कहां कहां मत पूछना। तुमने उसको कितनी बोतल दे मारी है? 2, उससे एक ज्यादा, उससे डबल, वो मर गया, पर तुमने सेल्फ डिफेंस में मारी। इथिकल है अनइथिकल है? इथिकल है अनइथिकल है? इसे इथिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इथिक्स। इथिक्स इज जनरेटेड फ्रॉम सिचुएशन। इथिक्स इज जनरेटेड फ्रॉम सिचुएशन। तुमने किया तो इथिकल, क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन उसने मजे के लिए किया, इसलिए उसकी एक्टिविटी हो गई अनइथिकल, जो पिनलाइज की जाएगी। इसीलिए इंडियन पिनल कोड में उसका बैग पैक करना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे एक एक बुक डाले जा रहा है, ये 2 काम, बाजू वाले को भी डाल ले, नालायक। वो शांति से बैठ के सुनना होता ही नहीं। सो सुनिए, सो तुमने जो एक्टिविटी की सेल्फ, इसलिए इंडियन पिनल कोड में सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी का मर्डर करते हो ना, तो मे बी वो क्रिमिनल चार्जेस होंगे, पर आपको 6 महीने के ज्यादा की सजा नहीं हो सकती अगर आप सबूत पेश करो तो। समझो कोई बंदा आपको मारने ही आया और सेल्फ डिफेंस में तुमने उसको गलती से मार दिया या मारना पड़ा, तो इंडियन पिनल कोड गिव्स यू एग्जम्पशन, मैक्सिमम चार्जेस फॉर 6 months ऑफ इंप्रिजनमेंट, दैट टू नॉट अ रिगरस इंप्रिजनमेंट, लीनियंट इंप्रिजनमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वही अगर कोई जबरदस्ती मारता है तो उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट एंड फांसी की सजा तक के सजा सुनाई जा सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसे इथिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इथिक्स। तो लॉ के 4 पैरामीटर्स, एक बार सब जन बोलो कितने पैरामीटर्स? लॉ कितने पैरामीटर्स? 4। पहला सबजन, 4 वापस 4। सबजन उंगलियां दिखाओ। सबसे पहला सेफ्टी, जोर से बोलो, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इथिक्स। सबको समझ में आया? नीचे सवाल लिखिए।
अच्छा, ये सब मैं आगे लिंक करने वाला हूं, ये मजाक नहीं चल रहा आज। मैं कल जाके आपको जो चीजें दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको हर पैरामीटर पे ये 4 चीजें काम में आने वाली है। जो मैंने अभी तक बोला हर चीज काम में आने वाली है। टाइम पास नहीं चल रहा, कॉमेडी नहीं चल रही, वो तो ठीक है, तुम हंस खेलते इसको सह ले रहे हो। आगे जाके जब मैं इनके लिंक्स क्रिएट करूंगा तुमको समझ में आएगा, अच्छा इसलिए दर्शन सर ने ये चीज पढ़ाई थी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग एज अ बेस, सो टेक इट सीरियसली। ठीक है, नीचे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है क्या? जरूर मुझे बोलिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? What are the factors on which law is based? Point number 1, safety. Point number 1, safety. Point number 2, benefit. Point number 2, benefit. Point number 3, not at the cost of others. Not at the cost of others. And point number 4, ethics. Point number 4, ethics. लिखा बच्चों सबने? लिखा ना? बोलो हाँ या ना? ओके, अब इसके साथ में आपको इसको कैसे मार्किंग करना है सिर्फ बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान दीजिएगा। इसके आगे भी कुछ हमको लिखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे आगे भी हमको कुछ लिखना है इससे रिलेटेड। जस्ट 1 सेकंड, ये आड़ा कैसे हो गया? फाइन, ओके, ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। लेट्स गो। अब आपने लिखा होगा पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा होगा? सब जन बोलो एक बार, सेफ्टी। दूसरे पॉइंट में आपने क्या लिखा होगा? बेनिफिट। तीसरे पॉइंट में आपने लिखा होगा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। बोलो हाँ है ना? और चौथे पॉइंट में आपने क्या लिखा है? एथिक्स। बोलो यस और नो। अब इसके सामने क्या लिखना है? सेफ्टी और बेनिफिट को क्लब करो। सेफ्टी और बेनिफिट को क्या करो? क्लब करो। मुझे एक बात बताओ, हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी है या नहीं है? एक सेकंड होल्ड, हाँ प्लीज। हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी है या नहीं है? जोर से बोलो, ये तो लिखना पड़ेगा ना कि आपको लॉ कैसे सेव करेगा। पेनल्टीज वगैरह लिखनी पड़ेगी। एवरीबॉडी यस और नो? तो लिखना सेफ्टी एंड बेनिफिट नीड टू बी रिटन इन द लॉ। नीड टू बी रिटन इन द लॉ। सेफ्टी और बेनिफिट लॉ में लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि किस तरीके से सेफ्टी और बेनिफिट दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बच्चों बोलो हाँ या ना। और उसी के साथ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स, ये भी आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा सोच के बोलना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स, ये आपको बताना पड़ेगा, ये अज्यूम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हारा सेफ्टी, तुम्हारा बेनिफिट, तुम्हारे एक्सपेंसेस पे। और इथिकल तो लॉ हमेशा होगा ना, अदरवाइज लॉ बनाएंगे क्यों भाई? तो दीज थिंग्स आर नॉट रिटन, दीज आर अज्यूम्ड इन द लॉ। तो यहां लिखना दीज आर अज्यूम्ड इन द लॉ। अज्यूम्ड इन लॉ, ये कहीं लिखा नहीं जाता। दीज आर अज्यूम्ड इन द क्या बोले एक बार जो से? लॉ। सबको समझ में आ रहा है पक्का? ओके, एक सवाल का कृपया जवाब दे, समझ में आ रहा है प्रॉपरली? ठीक लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बोलो हाँ या ना। स्पीड ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके साथ एक छोटा डिस्कशन और एसोसिएटेड है, उसको कंप्लीट कर दे। ध्यान दीजिएगा। मुझे बताओ कौन सी 2 चीजें लिखनी पड़ती है? सब जन बोलेंगे सेफ्टी एंड बेनिफिट। कौन सी 2 चीजें अज्यूम्ड है? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स। चलो, जो अज्यूम्ड है उसको तो साइड में रख सकते हैं क्योंकि वो अजम्पशन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पर अगर लिखने की बात आए तो 2 चीजें अपने पास है, सेफ्टी और बेनिफिट। बोलो हाँ है ना। मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन रख रहा हूं। क्या हो गया इसको? ओके, मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन रख रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। मैं लिख रहा हूं पहला पैरामीटर सेफ्टी, मैं लिख रहा हूं दूसरा पैरामीटर बेनिफिट, और मैं 4 डिफरेंट टाइप के लॉज बना रहा हूं। कितने डिफरेंट टाइप के लॉज बना रहा हूं? 4। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज लॉ बन सकती है, कौन सी नहीं, और प्रायोरिटी क्या रहेगा। कैन यू जस्ट डू दिस? बोलो हाँ या ना। जैसे पहला मैंने लॉ का ड्राफ्ट बनाया जिसमें ना ही सेफ्टी है, कोई सेफ्टी नहीं लिखा है, और ना ही बेनिफिट लिखा है, तो क्या ये लॉ का ड्राफ्ट बन सकता है? क्या ये लॉ बन सकता है? जोर से बोलो।
सेफ्टी नहीं है मतलब तुमने सिचुएशन को रिजॉल्व ही नहीं किया। जो सिचुएशन की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर तुमने भोपाल के विक्टिम्स के लिए कुछ बोला ही नहीं, तो लॉ किस बात का? सो ये लॉ बिल्कुल नहीं बन सकता। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना। दूसरा लॉ, जहां पे सेफ्टी नहीं है सिर्फ बेनिफिट है, क्या ये लॉ बन सकता है? हाँ या ना? सब जन बोलेंगे। लाइव स्ट्रीम में भी कृपया कमेंट करके बताइए क्या ये लॉ बन सकता है? क्या ये लॉ बन सकता है? एवरीबडी प्लीज टेल मी, बन सकता है या नहीं बन सकता? दिस कैन नॉट बी ए लॉ। तीसरा, सेफ्टी है बेनिफिट नहीं है, क्या ये लॉ बन सकता है? एवरीबडी, क्या ये लॉ बन सकता है? सिर्फ सेफ्टी है, बेनिफिट कुछ नहीं है, क्या ये लॉ बन सकता है? अगर बन सकता है तो कोई एग्जांपल बताओ, क्योंकि अगर बन सकता है तो बना भी होगा और बनाए तो एग्जांपल भी होगा। सो प्लीज टेल मी, इसका कोई एग्जांपल है? डाउरी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। मुझे तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी आपको सिर्फ सेफ्टी देता है ना, कि कोई बेनिफिट भी देता है कि हर इंडिया के नागरिक ने एक रिवॉल्वर लेके घूमना चाहिए, ऐसा कुछ बोलता है क्या? जोर से बोलो एक बार। नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये लॉ बन सकता है। एग्जांपल है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। आखिरी में सेफ्टी भी है बेनिफिट भी है, क्या ये लॉ बन सकता है? जोर से बोलो हाँ या ना। यस। एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आपको सेफ्टी भी देता है, डिफेंस के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करता है, रोड्स और ब्रिजेस के लिए भी फंड्स यही देता है। बोलो हाँ या ना। इसमें से क्या प्रेफरेंस में लॉ बनना चाहिए? कौन सा वाला लॉ पहले बनना चाहिए? द फोर्थ वन शुड बी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस इज सेकंड। बाकी दो प्रेफरेंस में ही नहीं है, क्योंकि वो लॉ बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें सेफ्टी ही नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो एक बार यस और नो। लिख के रखिए इसको, गो फॉर इट फास्ट। Sorry, my mistake, sorry. बहुत बढ़िया लाइव स्ट्रीम में जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आयुष, जतिन, बरखा, शिवम, सुषमा, शानदार। डन गाइस, सबका लिखना हो गया? बोलो हाँ या ना। ओके। सो यहां पे बेसिक के लॉ क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, होता है खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि तुम थोड़े से नशे में लग रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात, हमने सबसे पहली चीज क्या देखी? सिलेबस। सिलेबस में कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर, 0 मिला के। चैप्टर 0 क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर 2 सोगा। चैप्टर 3 पार्टनरशिप। चैप्टर 4 कंपनीज। चैप्टर 5 एलएलपी। चैप्टर 6 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ईयर क्या है? 1881। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। ये होने के बाद में फिर हमने दूसरी चीज देखी कि भाई साहब लॉ क्या होता है। तो लॉ क्यों बनाया जाता है? सब जन बोलो, लॉ क्यों बनाया जाता है? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। बनाने के लिए बनाया जाता है क्या? नहीं। हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे, भोपाल गैस, डाउरी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। बोलो हाँ है ना। साथ में हमने ये देखा कि लॉ बनाने के पैरामीटर्स क्या है। लॉ बनाने के कितने पैरामीटर्स है? बोलो एक बार। 4। पहला सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, चौथा एथिक्स। कौन से 2 लिखने पड़ते हैं? सेफ्टी बेनिफिट। कौन से 2 अज्यूम्ड होते हैं? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स। सेफ्टी और बेनिफिट में भी सबसे काम का कौन सा होता है? सेफ्टी। इज इट वेरी क्लियर? ये रहा आज का पूरा सिनॉप्सिस। यहां पे आज की क्लास आपकी होती है खत्म। राइटिंग प्रैक्टिस हम वापस 1 मार्च से शुरू करने वाले हैं। सो उस वक्त मैं आपको स्पेसिफिक डिक्लेरेशन दूंगा। मिलते हैं कल 5:30 बजे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो।